लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया अखिलेश यादव को, अजय राय को, दोनों सवाल उठा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। क्या जरूरत पड़ती है एनकाउंटर की? एक प्रिडिक्टेबल हो गया है कि अगर कोई अपराध होगा तो एनकाउंटर होगा ही होगा। गोरिका जी, अब ना तो अखिलेश यादव जज है ना अजय राय जज हैं, और इस देश में जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है किसी भी पुलिस एनकाउंटर का। और जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर होता है उसका नियम है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। अगर अखिलेश यादव को और श्रीमान अजय राय को किसी भी एनकाउंटर पर आशंका है तो जजमेंट पास करने की बजाय उस एनकाउंटर के संदर्भ में उनके पास जो प्रमाण है वो प्रमाण उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ऐसा आज तक किसी मामले में किया नहीं उन्होंने। और फिर जाति और धर्म विशेष के अपराधियों के कवच बनकर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ा हो जाती है, ये तो आतंकवादी जो श्री रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले जो आतंकवादी थे उनको भी उनका मजहब पूछकर श्रीमान अखिलेश यादव ने निर्दोष बताकर रिहा कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको आतंकवादी माना और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो जो आतंकवादियों और अपराधियों का मजहब और जाति पूछकर उसके अपराध को जो है वो उसकी तरफ जो है आंखें मूंद लें और अपराधी की जाति और मजहब पूछकर उसको निर्दोष का सर्टिफिकेट दे दें, अब ऐसे लोगों के कहने के आधार पर किसी अपराधी को रिहा तो नहीं किया जा सकता। अगर अपराधी वहां दबिश देने गई टीम पर पुलिस फायरिंग करेगा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई करने का उसका संवैधानिक और विधिक अधिकार है, जिसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। अगर किसी के मन में अभी वो जो जिस अभियुक्त पर फायरिंग हुई है उसके पास ही मजिस्ट्रेट के सामने जाकर ये अपनी जो है पूरी हम निर्दोष थे और मुझ पर जो है मैं पुलिस को समर्पण कर रहा था और गोली मार दी, ये उसको प्ली करने का अधिकार है। लेकिन उसने प्ली नहीं किया, उसके पहले ही अजय राय और अखिलेश यादव प्ली कर दे रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता में, विकृत सांप्रदायिकता में कितने अंधे हुए पड़े हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब अनुराग भदौरिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी उस स्पॉट से हमारे साथ जुड़ गए हैं जिस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है। अविनाश, सबसे पहले तो वो जगह दिखाइए ताकि जो मेहमान हमारे साथ जुड़े वो भी देख पाएं किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि हथियार जहां पर छिपाए थे वहां पर उनको लेकर गई थी। जी बिल्कुल गोनिका, और मैं इस वक्त उसी स्थान पे उन्नान पारा का ये स्थान है। और देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। ये पूरी तरीके से जंगल, झाड़ियों और चढ़ाई वाला क्षेत्र है। अभी भी फोर्सेस तैनात है, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी भी यहाँ पे तैनात है, चूंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था। अब चूंकि इस पूरी स्थिति को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, पूरा पेड़ है, जंगल तरीके से ये पूरे रास्ता है। और जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो यहाँ पे अपने हथियारों को छिपाने के लिए और तमाम अवैध चीजों को जो है छिपाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं नीचे लेके चलता हूं जहां पे एनकाउंटर हुआ, यानी कि जब हथियार बरामद किया पुलिस ने यहाँ से, तो वो गन लोडेड थी और उस लोडेड गन से जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस पर अटैक करना चाह रहे थे कि ताकि पुलिस पर यहाँ अटैक करके इन खेतों के रास्ते वो नेपाल भागने में कामयाब हो जाए। चूंकि यहाँ से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है, अगर बात करें, अगर वो पुलिस पे अटैक करने पे कामयाब हो जाते तो जाहिर तौर से बात है कि इन रास्तों से वो नेपाल भागने में भी कामयाब हो जाते। अब इस रास्तों को देखिए किस तरीके से ये चढ़ाई वाला रास्ता है, झाड़ियों से पूरा घिरा हुआ ये रास्ता है और यहीं पर आकर के उन्होंने अपने हथियारों को छिपाया था। पुलिस ने जब उनसे ये हथियार बरामद किए तो उसके बाद वो लोडेड गन थी, यानी कि जिस हथियार से राम गोपाल मिश्रा को मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके बाद वो जो लोडेड गन थी उसको ला करके यहाँ पे छिपाया गया और पुलिस ने जब उसको बरामद किया तो यहीं पर एनकाउंटर हुआ। और यहाँ पे अगर बात किया तो अभी भी खून के निशान पड़े हुए, यानी कि ताजे खून के निशान आप ये देख सकती हैं। जब गोली पुलिस ने चलाई और पुलिस की तरफ से जब गोली मारी गई तो जो एक आरोपी है उसके लेफ्ट साइड में गोली लगी, लेफ्ट पैर में, एक आरोपी के राइट पैर में गोली लगी और फिर यहीं पर दोनों गिर गए। यहीं पर गिरने के बाद पुलिस ने दोनों को दबोचा और फिर यहां से ले जाकर के नजदीकी अस्पताल में उनको पहले प्राथमिक उपचार दिलाया। उसके बाद बहराइच जिला अस्पताल लेकर के गई है जहां पे गोली निकालने का काम होगा। फिर उसके बाद आगे आरोपी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के न्यायालय ले जाएगी। फिर न्यायालय में जो तमाम सारे
दस्तावेज साक्ष्य हैं उसके खिलाफ ठीक है। मुकदमा उस तरीके से आगे चलेगा। लेकिन ये पूरा देखिए कि जी। किस तरीके से झाड़ियों वाला ये स्थान है, जंगल का स्थान है पूरा, और जो नेपाल से भारत आते हैं क्राइम के उद्देश्य से या भारत से नेपाल जाते हैं क्राइम के उद्देश्य से, उनके लिए ये काफी सेफ गार्ड माना जाता है। ठीक है अविनाश, हर और तरीके बार बार से। ये कहा और भी इसी जा रहा है जगह कि के नेपाल इस्तेमाल भागने की वो अब्दुल फिराक हमीद में के थे। दोनों बहुत बहुत बेटे शुक्रिया उनके अपने अविनाश हथियारों को हमें पूरी जानकारी देने के लिए। मैं अनुराग भदौरिया जब आपके पास आना चाहूंगी, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अनुराग जी, सबसे पहले आपने वो स्पॉट भी देख लिया जहां से हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि नेपाल भागने की फिराक में वो लोग थे, लेकिन प्रेम शुक्ला जैसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कोई जज तो है नहीं, और तस्वीर भी सामने आ रही है कि पत्थर भी चल रहे थे, और जो तालीम नाम का शख्स जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके हाथ में पिस्टल भी थी। देखिए, आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, और हमें लगता है कि सभी को उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को समझना चाहिए। अभी उन्होंने शुरुआत की रामलला जी की। प्रभु रामलला का आशीर्वाद तो समाजवादी पार्टी को मिला है, ये भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि हम जनता के साथ खड़े होते हैं, सच बोलते हैं और सच की लड़ाई लड़ते हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम जाति धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते जो ये करना चाहते हैं। तुरंत प्रभु रामलला को लेकर आए। प्रभु रामलला का आशीर्वाद हमें है, अयोध्या जिताया ना प्रभु ने। दूसरी बात, आप सोचिए कि बहराइच में दंगा क्यों हुआ। शुरुआत तो दंगे से हुई ना। यही लोग कहते थे ना कि हमारे राज्य में दंगा नहीं हो रहा है। अरे वहां पे ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब वहां पे जुलूस निकला? जब विसर्जन का जुलूस निकलता है तो उस रास्ते को पुलिस पूरी तरह से उस रास्ते को कैप्चर करती हुई, उसको फॉलो करती हुई चलती है। वहां पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आपको आपकी क्या कर रही थी, जरा बताइए मुझे। आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था, मुझे बताइए। इसके मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हुआ, और पुलिस प्रशासन जब फेल हुआ तो इस तरह की घटना घटी। फिर जब ये घटना घटी तो उस घटना से दंगा हुआ, हमारे एक साथी की मौत हुई। उसको देखिए, एक साथी की मौत हुई, उसके बाद फिर पुलिस तब एक्टिव होती है। उसके पहले एक्टिव होती तो हमारे बीच में आज रामगोपाल होता ना, अगर पुलिस पहले से एक्टिव होती तो। जब रामगोपाल की हत्या होती है उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। फिर पुलिस छुपाना क्या चाहती है इनकाउंटर के माध्यम से, भी पुलिस को बताना पड़ेगा। क्या छुपाना चाहते हो आप भाई? आप इनकाउंटर तो समस्या का, हर समस्या का समाधान इनकाउंटर आपने निकाल दिया। माने आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। हर बात पे एक ही रट लगाए रहते हैं कि नहीं वो गोली चलाएगा तो क्या फूल बरसाएंगे, गोली चलाएगा तो फूल। अगर इतने अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो ये बोलिए ना कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है या अपराधी किसी कंट्रोल में नहीं है, पुलिस पे गोली चला दे रहे हैं। ठीक है अनुराग। आप तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्वस्थ हो गई है, कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, यहाँ अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। लगातार घटनाएं पे घटना घट रही है। जिस तरह से आप इनकाउंटर भी, ये काउंटर का इनकाउंटर भी करते हैं। आपने मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ, हम लोगों ने हल्ला बचाया तो इन्होंने वहां पे अनुज सिंह का इनकाउंटर कर दिया।